जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ही शानदार आपका टेस्ट होने वाला है। आज आपको पता चलेगा कि आप रियल में आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो या वैसे ही सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के लिए टॉप 60% और इन पर्सन में देखते हैं कितने स्टूडेंट 50 का जवाब दे पाते हैं। अगर आपने 50 का जवाब दे दिया, इसका मतलब है कि आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर 50 से कम आपका स्कोर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। और देखो, आज मैं पहले ही बता देता हूं, आज वाले टॉप 60 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस हमने वो रखे हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसके अलावा जो आपकी वर्ल्ड जीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हमने रखा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमने रखा है। साथ में करंट अफेयर के भी थोड़े से क्वेश्चंस हमने रखे हैं और करंट अफेयर आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है करंट अफेयर के लिए भी। तो इसका मतलब है आज वाला जो टेस्ट है वो सिंपल टेस्ट नहीं है बाकी दिनों की तुलना में। आज बहुत स्पेशल है। ये सोचना कि आप रियल पेपर दे रहे हो और जब आप देखोगे तो सिर्फ 20 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो हम करवा रहे हैं। बाकी वो हैं जो पेपर की जान बनते हैं आपके पेपर में आने वाले। देखो, मैं आज वादा करता हूं, आज वाली क्लास से आपके पेपर में काफी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि बड़े शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कि आज वाला पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका लक्ष्य है कि आर्मी की वर्दी आपको पहननी है, उस लक्ष्य को आपको हासिल करवाने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हो, आज टेस्ट में दिखा दो। और अगर सुनो, याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, 60 क्वेश्चन आपको याद होने वाले हैं और ये भी वो जो एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा। तो शुरुआत के 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं, और उसके बाद बाकी के जो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होने वाले हैं, जिसमें बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ABC लिखते हुए भी चलना कि पहले का A है, दूसरे का B है, C है, ऐसे भी लिख सकते हो। और लास्ट में कमेंट करके तो जरूर बताओगे। ठीक है, मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते। एक तो जय हिंद लिखने में क्या दिक्कत आती है आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने कितनी बार बोला है कि जितनी बार आप जय हिंद लिखोगे, आपको पता होगा आर्मी में लगने वाले हो ना, तो जय हिंद का जवाब जय हिंद से दिया जाता है। पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब लिखोगे ना तो आपको लगेगा कि रियल में आप वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हो। क्योंकि हम देखते हैं ना कि 15 अगस्त पे क्या होता है कि हमारे अंदर देश के प्रति जुनून है, वो प्यार है, वो ज्यादा उमड़ के आता है। 26 जनवरी को ज्यादा उमड़ के आता है। ऐसे डेली जय हिंद लिखो, आपके वर्दी के प्रति जो प्यार है ना वो डेली उमड़ के आएगा, उतनी ही ज्यादा मेहनत करोगे। बोलते हो ना मोटिवेशन चाहिए, इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि सभी का स्कोर क्या रहता है। पहला क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से आधुनिक किस देश में फैली हुई थी? आप बताओ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मुख्य रूप से आधुनिक मतलब आज के समय में जो देश बने हुए हैं उनमें किस देश में फैली हुई थी? एक क्वेश्चन मैंने आपको याद करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था क्या क्वेश्चन का आंसर था कि भारत में और पाकिस्तान में है। लेकिन इस ऑप्शन में भारत भी है और पाकिस्तान भी है। अब करो आंसर। एग्जाम ऐसे ही होता है, एग्जाम में स्मार्ट तरीके से पूछा जाता है। तो देखो, मेन सिंधु घाटी सभ्यता के मेन स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इस टाइप के हैं अपने। तो जो मेन है, जो सबसे बड़े हैं, हड़प्पा हो गया और अपना मोहनजोदड़ो हो गया, वो किधर है? पाकिस्तान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। भारत मत करना। ठीक है, दोनों अगर दो दो पूछेगा ना तो भारत और पाकिस्तान लिखेंगे, लेकिन अकेला पूछेगा तो पाकिस्तान में ज्यादा है, बड़े वाले स्थल है वो पाकिस्तान में है। हमारे इधर छोटे छोटे हैं, हरियाणा में भी है। ठीक है, बनावली भी है, कालीबंगा भी है। ठीक है, ये सारी हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है अपने। ठीक है, पंजाब में भी है। तो इस तरीके से है और गुजरात में भी है, समझ रहे हो। लेकिन सबसे बड़े स्थल है वो पाकिस्तान में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। आंसर भी दिखाते हुए चलेंगे।
ठीक है, कल वाले टेस्ट में क्या हो गया था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि जो आंसर था ना वो थोड़ा हाईलाइट हो गया था, तो कल आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, आज करो स्कोर। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो एग्जाम्स में आएंगे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो ये तो सभी का आंसर आ गया होगा, पता नहीं मैंने कितनी बार ये करवा दिया है। ठीक है, मौर्य समाज के संस्थापक, और ये लास्ट टेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद ये किसी टेस्ट में नहीं देखने के लिए मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएगा, यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसने कौन सा धर्म अपनाया था ये भी याद रख लेना, जैन धर्म पूछा जाता है, जैन धर्म। इसके गुरु कौन थे वो भी पूछा जाता है बार बार, तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हो जाएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिसने किसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी, यह भी आपके एग्जाम में आता है, अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। जो इसके पोते थे, कौन, अशोक, उसने कौन सा धर्म अपनाया था वो भी पूछा जाता है, तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था, ये भी याद रख लेना। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं मैंने करवा दिया है, काफी बार आपको करवाया है। तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चंस देखिए क्या है, कल ही आपको करवाया था कि प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध, डेट भी पूछता है तो याद कर लेना, 1757 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट का आ गया होगा। तो ये लड़ा गया था भाई ब्रिटिश और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश और बंगाल के नवाब का नाम क्या था, सिराजुद्दौला। तो कभी बंगाल का नवाब लिख देता है, कभी सिराजुद्दौला लिख देता है, तो याद रख लेना, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में। ठीक है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताओ, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, एक भारतीय महिला पूछा जाता है, लेकिन यहां पर भारतीय महिला नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसने एनी बेसेंट किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एनी बेसेंट, और ये कब बनी थी, 1917 में बनी थी। ठीक है, याद कर लेना और काउंट करते हुए चलना, देखो ईमानदारी से बताना है। ठीक है, और एक गलती आप पता है क्या करते हो, यार मैथ मुझसे पढ़ रहे हो, इतने प्यार से मैंने हमेशा आपको पढ़ा है, छोटी छोटी चीज भी बताई है, तो टोटल जो होता है उसको नीचे लिखा जाता है, जैसे 60 है ना, तो टोटल 60 लिखते हैं बटे में, और ऊपर जो आपका स्कोर रहता है, 40 रहता है, 50 रहता है, 30 रहता है, उसको ऊपर लिखते हैं। उल्टा मत लिखा करो कि 60 बटे 30, ये क्या होता है 60 बटे 30, इसका मतलब जो बटे में है ना वो होता है टोटल, कुल, तो बटे में लिखा करो, ऐसे बेइज्जती मत करवाया करो यार, आप मुझसे पढ़ रहे हो और इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं, आपको पता है। ठीक है, जोश के साथ पढ़ो, जुनून के साथ पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, गलती मत करो, हर एक छोटी छोटी गलतियां है ना एग्जाम में गलतियां बन जाती हैं फिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा 1917 में। लेकिन अगर आपसे भारतीय महिला पूछे तो क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर की गई थी, बंबई में की गई थी, तो यह भी एग्जाम्स में आता है, मुंबई या बंबई। ठीक है, अगर मुंबई लिखे तो मुंबई और बंबई लिखे तो बंबई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय, बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है। ठीक है, और पता है हमारे देश की बदनसीबी क्या रही है कि जहां पर सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे वहां पर अशिक्षित लोग ज्यादा हैं उस राज्य में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया होगा सभी का, बिहार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे। ठीक है, प्राचीन काल से विश्वविद्यालय थे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ गया होगा सभी का। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी हमारी। और याद कर लेना 25-25 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं।
सुंदरवन डेल्टा, सुंदरबन लिख देता है, सुंदरवन लिख देता है, वन भी लिख देता है, वन ही होता है वैसे तो ज्यादातर। तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं किसी के सामने अब नहीं लिखूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं जो आज आपको प्राउड फील करवाएंगे कि आप वर्दी लवर्स चैनल से पढ़ रहे हो और टेस्ट में अच्छा स्कोर होता है तो कॉन्फिडेंस आप आज आपका बढ़ने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सुंदरवन डेल्टा है वो कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कल वाला टेस्ट मत समझना कि हाईलाइट देख के कर दोगे, आज हाईलाइट नहीं ऑप्शंस, उस दिन मिस्टेक हो गया था कल। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अरे 20 क्वेश्चंस तक मैंने बोला है ना कि उनमें से रिपीटेड वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, 20 के बाद होंगे खतरनाक अच्छे वाले जो एग्जाम्स में आपका स्कोर बढ़ाएंगे, जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर सकते। अगर आपने किया है तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। 20 तो वो है जो सभी स्टूडेंट करते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, वो सारे ही करने वाले हैं। बाकी जो आगे होंगे वो ज्यादा मेहनत करने वाले, और एग्जाम में यही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता है, तो क्या हो जाएगा? थार रेगिस्तान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? मैंने याद करवाया था आपको, 5 नदियों की भूमि। आब का मतलब जिसमें पानी होता है, यही बात बताया था, पानी। आब का मतलब पानी, तो क्या हो जाएगा? अपना पंजाब हो जाएगा, जिसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और कौन कौन सी नदियां हैं ये भी याद रख लो, एग्जाम में आ सकती हैं। तो सतलुज हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, रावी हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा और झेलम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, और एक क्वेश्चन और याद कर लो। पंजाब का नाम आया है, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो पानी को लेकर प्रॉब्लम है उसको किस नाम से याद रखा जाता है? SYL, SYL नहर। ठीक है, आगे है कि डक्कन पैसेज किन द्वीपों के बीच स्थित है? डेक्कन पैसेज मैंने याद करवाया सभी को, डेक्कन पैसेज है किन द्वीपों के बीच में स्थित हो जाएगा? तो आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, ज्यादा लंबा नहीं करना अपने को टेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा सभी का। तो जो अपना जो डक्कन पैसेज है वो कहां पर है? ये अपना हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। कहां पर है? अंडमान और निकोबार में हो जाएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार में। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? जो साइंस पढ़ रहे थे उसमें 1-2 दिन में हम आवर्त सारणी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये तो जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का, जो सभी को पता होना चाहिए। बताइए कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? मेंडलीव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई साइंस के 1-2 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस का हम अलग से टेस्ट लेते हैं, आपको पता ही है। तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट बन चुका है, तो इसलिए एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने काफी बार ये करवा दिया आपको, और ये एग्जाम्स में नहीं आया ना, मेरा बड़ा दिल दुखेगा, आना चाहिए। ये वाला विटामिन आपको पढ़ाया था। इस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और संडे को टेस्ट होने वाला है किसका? साइंस का। जो आने वाला संडे होगा ना, उसको साइंस का हम टेस्ट लेंगे। जो भी हमने पढ़ा होगा तब तक हम आराम से 10-12 चैप्टर, 12 से 15 चैप्टर हम पढ़ लेंगे साइंस के, तो उसका टेस्ट होगा। तो सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लेना तब तक साइंस के। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने इसी चैनल पे। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी को कहा जाता है। याद करवाया था ना, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है अपनी? यह हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, और ये कितनी होती है? 78% होती है। दूसरे नंबर पर कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, जो लगभग कितने प्रतिशत होती है? वैसे तो दशमलव में दे तो 20.95, वैसे 21%। ठीक है, वैसे दशमलव के बाद 95 नहीं बोलते, 95 बोलते हैं, ये भी याद रख लेना। चलो, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? अरे कल वाले टेस्ट में भी रखा था ये क्वेश्चंस, क्योंकि सौरमंडल से क्वेश्चंस लिखते हैं तो यही आ जाता है अपना
तो लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह हो जाएगा। चलो बस 3-4 और हैं जो रिपीटेड वाले हैं, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज देखते हैं कौन 50 प्लस करता है। अगर काफी लोगों ने 50 प्लस किया ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हो जाएंगे भाई अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, जिन्होंने कब जीता था? 1913 में साहित्य में जीता था। ठीक है, किसके लिए जीता था? गीतांजलि के लिए जीता था। वो भी एग्जाम में आता है कि गीतांजलि किसकी पुस्तक है, ऐसे भी पूछ लेता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये अपने को बताना है। भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय बताओ। तो भारत रत्न है ना, एक साथ 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें श्री राजा गोपालाचारी थे, जो क्या हो जाएंगे आप सभी को पता है, हमारे पहले गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर। ठीक है, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी बने थे, और तीसरे थे सीवी रमन। तीनों को एक साथ दिया गया था, लेकिन पहले किसको दिया गया था? तो श्री राजा गोपालाचारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय थे जिनको क्या दिया गया था भाई? भारत रत्न दिया गया था, जो हमारा क्या है? सर्वोच्च सम्मान है, जो हमारे भारत का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। किस किस को दिया गया था? एक साथ याद रख लेना, पूछा जाता है कि एक साथ किन 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ये हो जाएगा श्री राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और इसके अलावा सीवी रमन जी। ठीक है, और वो क्या थे? वो साइंटिस्ट थे। ठीक है, फिजिक्स वाले थे अपने। चलो, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो बताना है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछे, सम्मान पूछे तो भारत रत्न हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या पूछा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, जो अपने आर्मी वगैरह में दिया जाता है, अपने फौज में दिया जाता है। ठीक है बताओ, तो इसके लिए क्या चाहिए? सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या होना पड़ेगा आपको? आपको होना पड़ेगा, परम काम करना पड़ेगा। वीरों वाला जो परम काम होता है, परमवीर, ठीक है, उसको बोला जाता है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्कर दिया जाता है। ठीक है, और मैं चलो बात नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखो, करंट अफेयर के क्वेश्चंस, ठीक है, और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस अब स्टैटिक जीके के बन चुके हैं, उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है, और इसी में क्या है, प्रथम वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, आपको पता है, तो वो भी इंक्लूड है। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली यानी प्रथम वाला क्वेश्चन भी है, करंट का भी है, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चंस भी है, तो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जी हो जाएंगी, जिन्होंने 2000 में, सन 2000 में जीता था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। किसमें जीता था? वेट लिफ्टिंग में, वजन उठाने में। ठीक है, याद करते हुए चलना। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बोला था, एग्जाम में आता है, अभी आज टेस्ट में भी आया है। तो किसका बताना है? अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो मैंने समानता का अधिकार आपको 14 से 18 में बताया था, उसी के बीच में है ये। तो ये किससे हो जाएगा? ये अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 से, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 17। 18 भी पूछता है, वो क्या है? उपाधियों का उन्मूलन या उपाधियों का अंत है वो वाला। ठीक है, बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो सभी को आंसर आ गया होगा, क्योंकि मैंने याद करवाया था ये प्रथम वाले में, और कल वाले टेस्ट में भी था। तो एच.जे. कन्या जी हो जाएंगे। कन्या या कानिया लिख दिया जाता है। ठीक है, कभी कन्या लिख देते हैं, कभी हिंदी में इनको कानिया लिख देते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग यही रहती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एच.जे. कानिया जी। और कब रहे थे? 1950 से 1951 में, जब हमारा क्या 50वीं संविधान लागू हुआ था ना, उस समय सारी चीजें बनी थी। तो मुख्य न्यायाधीश यही बने थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा।
इनको क्या बोला जाता है? इनको लौह पुरुष बोला जाता है। भाई मेरे फेवरेट्स में से एक है ये, ठीक है। वैसे तो हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो फेवरेट है, लेकिन उनमें से एक है। हमारे देश को एकत्रित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लौह पुरुष, ठीक है। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, आपको पता है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे थे। इनको महात्मा गांधी जी है तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं। इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, राष्ट्रपिता। और सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि इनको पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, ठीक है। और वो तो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अभी वर्तमान में इनके लिए एक स्पेशल छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया, तो वो डेट आपको बताना है कमेंट करके। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सालों के बाद हुआ है, हमारे देश आजाद होने के बाद इतने सालों के बाद हुआ है, तो वो डेट इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी गया है, ठीक है। अभी इसी महीने में, जो पिछला महीना गया ना उसी में है, तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं बता चुका हूं, ठीक है, बता चुका हूं, वरना मैं आपको पूछता ही नहीं, आपको याद करवा देता, याद करवाया हुआ है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? इसकी बात हो रही है, अर्थशास्त्र की हो रही है, अर्थशास्त्र की। बताओ एकमात्र भारतीय कौन हो जाएंगे? एकमात्र भारतीय जिन्होंने अर्थशास्त्र में पुरस्कार जीता है, नोबेल पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर अभिजीत बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिजीत बनर्जी, जिन्होंने 2019 में जीता था। कब जीता था? 2019 में, ठीक है। मनमोहन सिंह जी है ना, ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं। हमारा देश है ना, हमारे देश के पास कुछ नहीं बचा हुआ था, एक सप्ताह का ही साधन था, मतलब पैसे इतने ही थे, लेकिन इन्होंने वहां से लेकर हमारी इकोनॉमी को यहां तक पहुंचाया। 2014 में देखना कहां तक थी, ठीक है। उसके बाद हमारी देश की इकोनॉमी है अभी डामाडोल चल रही है, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स नहीं है, थोड़े चलो राजनीति पे बात नहीं करते, ठीक है। कांग्रेस को पसंद करो ना करो, बीजेपी को पसंद करो ना करो, लेकिन जिन्होंने देश के लिए किया है, देखो सरदार पटेल जी के बारे में बात की, वो बीजेपी के पर्सन थे। मनमोहन सिंह जी हैं, ये किसके हैं? कांग्रेस के लिए है। मेरे लिए मेरा देश पहले है। राजनीति वाले कुछ नहीं है, ये आके चले जाते हैं। आज के समय में राजनीति सबसे गंदी हो रही है, सबसे गंदे लोग राजनीति में हैं, सभी पार्टी में। देश के बारे में नहीं सोचते, खुद के और खुद की पार्टी के बारे में सोचते हैं, समझ रहे हो। और इलेक्शन जीतने के लिए चीजें करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा? अभिजीत बनर्जी 2019। तो इसलिए आप क्या है ना, आप आर्मी में लगने वाले हो, और आर्मी वाले किसी राजनीति के नहीं होते, देश के होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देश के ही रहना हमेशा, राजनीति के मत बन जाना। भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखो दो तरीके से पूछता है, भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, और वर्तमान में पूछेगा तो ऐसे ही लिख देगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इसका मतलब वर्तमान की बात हो रही है। तो बताइए, तो कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी? यहां पर 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 12। पहले कितनी थी? 8 थी, ठीक है। पहले जो मूल संविधान था उसमें पूछेगा तो 8 हो जाएंगी, और अभी कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री आपको बताना है कौन हो जाएंगी, ठीक है। बताइए सभी, जल्दी आंसर कीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में आने चाहिए। दिमाग में याद है तो कर दो, नहीं याद है तो पता कर लो कि गलत है भाई, और याद कर लो। तो क्या हो जाएगा? सुचित्रा कृपलानी जी हैं, वो हो जाएंगी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। कहां की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। कब बनी थी? 1963 में बनी थी। राज्यपाल पूछे, सरोजिनी नायडू जी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? कथकली आपको बताना है कौन से राज्य से है। कथकली कौन से राज्य से हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अपना केरल से हो जाएगा, ठीक है, केरल से। आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेला है कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ठीक है। और अभी कुंभ हुआ था, आपको पता है कि महाकुंभ हुआ था, और जो बोला जा रहा था कि 144 सालों में आया हुआ है,
तो काफी चर्चा में रहा है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा है। तो जो कुंभ मेला है ना, वो कितने वर्षों में लगता है, तो कितने वर्षों में आयोजन किया जाता है, तो जो महाकुंभ होता है उसको 12 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपना 12 वर्ष। और अगर अर्ध कुंभ आपसे पूछे तो वो फिर हो जाता 6 वर्ष। अगर कुंभ मेला पूछेगा तो 12 वर्ष, और अर्ध कुंभ पूछे, अर्ध कुंभ पूछे तो 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कुंभ मेला पूछे या महाकुंभ पूछे तो 12 वर्ष कर देना। ठीक है, कुंभ मेला। आगे देखो, और ये जो महाकुंभ होता है वो कितने सालों में होता है, 144 सालों में। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, ये तो सभी को पता है। ताजमहल का निर्माण, ठीक है, मुगलों के द्वारा करवाया गया था, और ये किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में, मुमताज की याद में, मुमताज महल की याद में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे है कि प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था। अर्थशास्त्र याद करवाया था, अभी बताया था मैंने आपको। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा। ये नाम है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए भाई। तो इसका यहां पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अपना उड़ीसा में। कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताओ। व्यक्तिगत है, वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये अपने को बताना है। तो किसने जीता था, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, क्योंकि पहली बार हमारे देश में स्वर्ण पदक लेके आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, जिन्होंने 2008 में शूटिंग में जीता था। किसमें, शूटिंग में। तो क्या हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 2032 ओलंपिक किस शहर में आयोजित होगा। करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। 2032 का ओलंपिक है, वो कौन से शहर में आयोजन किया जाएगा, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया होगा सभी का। तो इसका हो जाएगा ब्रिस्बेन में। कहां पर, ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया। अगर वहां पर देश का नाम लिख दे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और जो जैसे यहां पर शहर का नाम लिखा हुआ है तो ब्रिस्बेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2032 का ओलंपिक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और देखो, मैं आपको एक स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट कर देता हूं। ठीक है, आप प्राउड से इस बात को बोलना, जो बोलते हैं ना भाई, ठीक है, कलवा, आप कलवा मत बोलना। देखो, ठीक है, सुंदर लग रहा हूं ना, हाँ, ठीक है। अनाउंसमेंट, स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे, अभी आने वाले समय में आपके लिए ऐसी चीजें आने वाली है, ठीक है, जो जब आप एग्जाम देके जाओगे ना, तो आप प्राउड से बोलोगे कि आपने इस व्यक्ति से पढ़ा था, वर्दी लवर चैनल से पढ़ा था, या आप प्राउड से बोलने वाले हो। तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आने वाला हूं, जो क्या होगा, जिससे आपके एग्जाम में सिलेक्शन होगा। और फोटो बड़ी प्यारी थी, बता देना यार कैसी थी। ठीक है, कैसा लग रहा है लुक, ठीक है, बता देना। तो समझ रहे हो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, और ऐसे नहीं बोला कि ये वो, कुछ नहीं, बस सिंपली इस बात को याद रख लेना। दोबारा नहीं बताऊंगा कि आने वाले समय में जो भी चीजें आएंगी वो ऐसी खतरनाक आएंगी जो एग्जाम्स पास करवा दें। चाहिए बोला जाता है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। बहुत कुछ बोला जा रहा है कि हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये आएगा वो आएगा। कैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो मैं करवाने वाला हूं, अगर आपने आने वाले समय में जो भी आने वाला है वो पढ़ लिया, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, और जो इन्होंने भाई वो जो अपनी बुक्स ली हुई है उसका स्कोर तो टॉपर। ठीक, चलो। ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताओ। पहली भारतीय महिला बताना है, तो कौन हो जाएंगी। काफी चर्चा में रही थी, बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि महिला थी
और कुश्ती में पदक जीत के लेके आई थी हमारे भारत के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक, जिसने 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, साक्षी मलिक हो जाएगा। हरियाणा से ही है भाई ये, क्योंकि कभी कभी इनका स्टेट भी पूछ लिया जाता है, तो हरियाणा से है। ठीक है, वैसे आपको कुश्ती वगैरह वाले दिखे ना, हरियाणा कर दो बस। किस देश ने सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीते हैं? ठीक है, और हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा है भाई 1 नवंबर 1966 को बना था, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, किससे अलग हुआ था? पंजाब राज्य से अलग हुआ था, पंजाब से। ठीक है, किस देश ने सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीते हैं? आंसर आ जाना चाहिए। अरे फुटबॉल देखते हो ना आज वाले, ठीक है, आप आज वाले युवा हो, आप फुटबॉल भी देखते हो। हमारे पास तो सिर्फ क्रिकेट था भाई, फिर फुटबॉल खेलना शुरू हुआ तो किसी का पैर टूट गया, तो फिर खेलना बंद हो गए। ठीक है, तो किस देश ने सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीता है? तो ये हो जाएगा भाई ब्राजील ने जीता है। किसने जीता है? ब्राजील ने 5 बार जीता है। कब कब जीता है तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कितनी बार जीता है, तो 5 बार जीता है, ब्राजील ने जीता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फीफा विश्व कप। और फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है, बार बार आता है, बार बार आता है। ठीक है, और अब कुछ दिन है ना, लगातार अपनी शानदार क्लास चलने वाली है। अब थोड़ा टेस्ट को स्टॉप करेंगे। ठीक है, बहुत टेस्ट हमने ले लिए, बहुत टेस्ट से क्वेश्चंस भी याद करवा दिए। अब क्लासेज आने वाली है, स्पेशल क्लासेज जो मैंने बोला है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन आपको याद करवाने वाला हूं। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहां हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि, उगते सूरज की भूमि का मतलब है कि जहां पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। और हमारे देश में पूछे कि पहली किरण कहां पर पड़ती है सूरज की, पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बड़ा प्यारा जगह है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। ठीक है, और मुद्रा क्या है? टका है। ऐसे याद करवाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, उन क्लासेज में। चीन की महान दीवार मुख्य रूप से किससे सुरक्षा के लिए बनाई गई थी? जो चीन की दीवार है, सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार है। ठीक है, अब ये पूछा है कि मुख्य रूप से किससे सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चीन को किससे रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। और दोस्तों एक बात बताता हूं, ठीक है, अभी है ना आंखें आपको शायद लाल लग रही होंगे, क्योंकि रात को जो दोस्त है ना भाई, हम जब आपकी एज के थे ना, तब हमें राम लखन बोला जाता था। ठीक है, तो उसके लड़का हुआ था, तो कल छठी की रात थी, और हमारे यहाँ पर छठी की रात पे 2-2, 3-3 बजे तक ताश खेले जाती है। ठीक है, चाय बूंदी कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय की जाती है, और खाना वगैरह एंजॉय किया जाता है। तो 2 बजे आए थे, उसके बाद नींद नहीं आई, और सुबह उठते आपके लिए क्लास बना रहे हैं, तो ये भेजा कम काम कर रहा है। ठीक है, फिर भी पूरे जोश से पढ़ा रहा। ठीक है, अब ये मत बोलना सर जी डेली बहाने लेके आ जाते हो, लाइट भी नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है ना, आप सभी गांव से हो, आपको पता होगा भाई, आंधी आ रही है, मी आ रहा है, बारिश आ रही है। ठीक है, तो लाइट नहीं आ रही, तो ये तो सुबह का मौसम है, तो ये तब इसलिए कम पसीने आ रहे हैं, वरना तो कल की तरह हो जाता काम। चीन की महान दीवार है, किसकी रक्षा के लिए बनाई गई थी? किससे रक्षा के लिए? तो ये हो जाएगा मंगोल से रक्षा के लिए। किससे? मंगोल से रक्षा के लिए। और चीन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो क्या हो जाएगी? मैड्रिन चीनी। क्या थी? मैड्रिन चीनी। याद कर लेना, वो क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? बताइए, आंसर कीजिए। स्विट्जरलैंड की मुद्रा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्विस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लिया करो, अगर ऐसे है ना, वो तो थोड़े थोड़े मिल जाते हैं, तो देख लिया करो, वही आंसर होगा। ठीक है, चलो, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है कॉफी? ठीक है, अपने देश में तो पूछे तो साउथ में होती है, और कौन से स्टेट में होती है ये बताओ आप।
ठीक है, कौन से स्टेट में, आपको मैं राज्य करवाऊंगा ना, मैं उसमें बता दूंगा। तो आपको पता है ना कौन से स्टेट में होती है, ठीक है, नीचे वाले साउथ में, नीचे वाला जो हिस्सा है ना पोर्शन, उसमें होती है। अब ये कमेंट करके बता देना। तो दुनिया में सबसे बड़ी कॉफी का उत्पादक कौन सा है, तो ये हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, जो लगभग पूरे विश्व का 40% करता है कॉफी का उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां स्थित है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां पर स्थित है, बताओ। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूं, हिंट देते तो आपका आंसर आ ही जाएगा। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां स्थित है? देखो खतरनाक क्वेश्चन याद कर रहे हो एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। क्या हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में है। और कब बना है, अभी बना है, 2022 में ही इसका लॉन्च किया गया था, तो काफी चर्चा में रहा है ये। ठीक है, 2022 गुजरात, गांधीनगर। ठीक है, तो आपके लिए एक जोश बढ़ाने वाली लाइन है जो मैं बार बार बोलता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा। तो अभी टेस्ट में थकना नहीं है, पूरा टेस्ट देना है। मंजिल मिलेगी, क्वेश्चंस याद होंगे, एग्जाम में स्कोर होगा। जो आपकी मंजिल है कि आर्मी की वर्दी पहननी है, वो आप पहन लोगे। ठीक है, तो थकना नहीं है, अभी और क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, पूरा टेस्ट देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? वैसे अर्थशास्त्र से बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे आपके इकोनॉमिक्स से, लेकिन जितने आएंगे उस टाइप के मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुद्रा प्रचलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा प्रचलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक देखो, ये स्टैटिक जीके में भी ले लेते हैं इसको, इकोनॉमिक्स में भी ले लेते हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, एग्जाम्स में आ जाता है किसी किसी शिफ्ट में। ठीक है, कहां से पढ़ोगे, अरे अपन है ना, अपन पढ़ाएगा। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था? देखो मेरी लैंग्वेज भाषा में है ना, अब पढ़ाता हूं, सभी को पढ़ाना होता है तो हिंदी बोलता हूं। मैं हरियाणा से हूं, राजस्थान के टच में हूं तो राजस्थान और हरियाणवी मिक्स बोलता हूं। दिल्ली में रहा हूं तो दिल्ली वाली भाषा भी आती है। यूपी के दोस्त रहे हैं तो वो भाषा भी मिक्स हो गई। अब मुझे खुद नहीं पता चलता मैं कौन सी भाषा बोल रहा होता हूं। तो गरीबी हटाओ कौन सी में थी, तो ये हो जाएगा 5वीं में। ठीक है, गरीबी हटाओ 5वीं में थी। ठीक है, कब से कब तक थी, 1974 से 78 तक। भारत की विदेशी मुद्रा है अर्जित करने वाला सबसे बड़ा स्रोत। तो मैंने अभी बताया था ना कि मैं भारतीय हूं, तो इसलिए सभी देशों की बोलता हूं। पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलता हूं। ठीक है, तो पंजाबी आती भी है, और भाई गुरुद्वारे में बहुत खाना भी खाया है आपकी एज में, जब एग्जाम देने जाते थे जलंधर वगैरह। हाँ, वो अब याद आ गया, वो बताया था ना, जलंधर देने आए थे, नेवी एसएसआर का एग्जाम दिया था, नेवी वालों को, स्टूडेंट को मैं बता रहा था। ठीक है, पास था पहली बार में बिना तैयारी के। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आप भी कर लो, अब आपकी तैयारी मैं करवा रहा हूं, हो जाएगा। ठीक है, भारत की विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में विदेशी मुद्रा है ना, यानी बाहर से जो मुद्रा आती है, पैसे आते हैं, वो कैसे आते हैं? तो सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? आईटी सर्विस से आते हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनमें हमारे देश वाले लोग उधर जाके काम करते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छी सैलरी मिलती है, उधर से घर वालों को पास भेजते हैं कि आप घर बनाओ, हम उधर कमाते हैं विदेश में। तो क्या हो जाएगा, आईटी सर्विस से है, वो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा है, वो भारत में आती है। 9% जीडीपी का, 9%। किस क्रिकेटर ने ओडीआई इतिहास में सबसे तेज शतक बनाया है? देखो पहले नंबर पे जो है ना, वो अपने को बताना है। हमारा फेवरेट रहा है, क्योंकि भाई हमारी फेवरेट आरसीबी का ये हिस्सा रहा है। अरे अब तो बता दो, तो क्या हो जाएगा, एबी डिविलियर्स। क्या हो जाएगा, एबी डिविलियर्स। कितनी गेंदों पर बनाया है भाई इन्होंने? 31 गेंदों पर बनाया है। ठीक है, 31 गेंदों पर। और क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड से हुई है। ये भी याद रख लेना, क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड से हुई है, 31 बालों। लेकिन अगर हमसे पूछे कि भारतीय, अपने को बताना है कि ओडीआई इतिहास में किस भारतीय ने सबसे तेज शतक बनाया है। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई हमारे किंग के बारे में, देखो सबसे तेज शतक किसने बनाया है?
विराट कोहली ने। तो मत बोलना कि धीरे खेलता है। कितनी गेंदों पर बनाया है इन्होंने? 52 गेंदों पर बनाया है, ठीक है, 52 गेंदों पर, और शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, तो छोटी मोटी टीम नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ही है, 99% है ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है, बता देना। वैसे तो विराट कोहली वाले फैन है, कमेंट सेक्शन में बता दो आरसीबी अपनी नंबर 1 पे चल रही है, ठीक है। आईपीएल मत देखो, मैं सिर्फ आरसीबी की, जब तक विराट खेलता है ना तब देख लेता हूं कभी कभी, ठीक है, क्योंकि यार प्यार है ना, आरसीबी वाले लॉयल फैन है ना, तो क्या करें हम, ठीक है। इस बार सीएसके को तो बाहर कर दिया, वाओ। सीएसके वाले कमेंट सेक्शन में हेट मत देना भाई, ठीक है, आरसीबी वाले हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा जो विकी है ना, आपके कप्तान को ही हमारा कप्तान समझता है, ठीक है, तो इसलिए। भारत की जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो भारत की जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 2011-12, ठीक है, 2011-12। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है जो हमारे देश में बना है? स्वदेशी का मतलब होता है हमारे देश में, ठीक है। और भाई अपने देश की जो चीजें खरीदोगे ना वो अपने देश में ही रहेंगी, क्योंकि जब मुझे गाड़ी खरीदनी थी ना तो मैंने अपने टाटा की खरीदी। टाटा तो पता ही है ना आपको, ठीक है, टाटा के बारे में बताने की आवश्यकता है क्या? मुझे नहीं लगता किसी भारतीय को बताने की आवश्यकता है, ठीक है। और रतन टाटा जी को तो हमेशा सलाम है भाई, ठीक है। चलो, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आईएनएस विक्रांत हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत। चलो, राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे गए थे? राफेल काफी चर्चा में रहे थे भाई, ये राफेल पता है ना, काफी चर्चा में रहे थे राफेल, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आर्मी के एग्जाम्स में आर्मी वाले क्वेश्चंस तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राफेल लड़ाकू विमान है वो कहां से खरीदे गए थे? फ्रांस से खरीदे गए थे। कहां से? फ्रांस से। कितने जेट थे? 36 जेट थे। 2016 में इसकी डील हुई थी, 2016 में, ठीक है। भारत की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है, ये अपने को बताना है, ठीक है। भारत की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है, उसकी मारक क्षमता क्या है? देखो आप तो अभी बड़े हो गए हो, मतलब आप थोड़े, आपका जन्म लेट हुआ है ना, लेकिन जब शुरुआत में जब होता था ना कि अग्नि 1 आ रही है, ठीक है, जो 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 आपने जितनी भी मिसाइल वगैरह बनी है ना, उस समय हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था, क्योंकि हमारे देश में पहले कुछ नहीं था, ठीक है। सब कुछ जो लेना होता था हम बाहर से लेते थे, विदेशों से लेते थे। लेकिन जब हमारे देश में हमारे मिसाइल मैन आए, ठीक है, और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत मेहनत की, हमें रियली में बहुत ज्यादा प्राउड होता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और अब भी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो समय क्या होता है, कोई चीज जैसे क्या होता है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास झोपड़ी है, तो जब वो एक कमरा बनाता है ना, उसको जितनी खुशी होती है ना, वो 5 कमरे में नहीं होती, क्योंकि एक कमरा बना लिया उसके बाद वो बाद में 5 कमरे बनाता है ना, वो खुशी नहीं होती। झोपड़ी से एक कमरा बनाने में जो मेहनत लगती है, जो खुशी लगती है ना, वो अलग होती है, ठीक है। ये अगर आप बिल्कुल गरीब फैमिली से होगे ना, अगर थोड़ा बहुत आप जो मैं बोला उसको समझ पाए होगे, तो अब आपको पता चलेगा। तो उस समय हमारा देश ऐसे ही था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5000 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5000 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे बड़े प्राउड की बात, हमारे देश के जो वैज्ञानिक रहे हैं ना, उन्होंने हमें हमेशा प्राउड करवाया भाई, ठीक है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, सीडीएस कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, आपको बताना है भारत के पहले सीडीएस कौन थे। और इनको भी भाई सलाम है, अगर आप आर्मी में लगने वाले हो, इनकी रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। ये शहीद हो चुके हैं, एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत जी, भाई इन्होंने अपने देश के लिए इतना किया है, हमारी आर्मी के लिए इतना किया है कि पूछिए मत, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत जी हैं, वो बन जाएंगे हमारे देश के पहले सीडीएस हो जाएंगे, जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है। आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा, ठीक है। पहले ये आर्मी के चीफ थे, उसके बाद सीडीएस बने थे ये, ठीक है, यानी तीनों फोर्सों के सीडीएस बने थे।
तीनों फोर्सों के क्या बोलते हैं, चीफ बने थे। ठीक है, जिसमें आर्मी भी हो गया, नेवी भी हो गया, ठीक है, एयरफोर्स भी हो गया। सीडीएस का पद बनाया गया था तो पहले बने थे। ठीक है, फिर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुझे ये नहीं पता चला कि हमारा देश आजाद होने के बाद जितने भी लोगों ने हमारे देश के लिए बड़ी ज्यादा मेहनत की है और दिल से भारतीय रहे हैं, सिर्फ देश के बारे में सोचा है, उनकी मृत्यु दुर्घटना में ही हुई है। ठीक है, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी ले लो, चाहे विपिन रावत जी ले लो, चाहे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ले लो, और भी जितने थे ना भाई, उनके पास सिर्फ 2 धोती थी लाल बहादुर शास्त्री जी के पास। सोचो देश के बारे में कितना सोचते थे। उनकी मां तक को नहीं पता था कि उनका बेटा प्रधानमंत्री है। ऐसे ऐसे लोग रहे हमारे देश के लिए। ठीक है, और आज वाले तो छोड़ो। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? बताओ बताओ आंसर। डिफेंस वाले सारे क्वेश्चंस आज आप याद कर लो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में अलग से आता है ना, वो हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कि उनका क्या क्या है, तो ये रशिया के साथ हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल किससे हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। चलो, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बार बार एग्जाम्स में पुस्तकों वाले क्वेश्चंस आप सभी को पता है ना, एग्जाम्स में आते हैं, तो अब 2-4 पुस्तकों वाले क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सारे वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है, 1946 में प्रकाशित की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी। आगे है कि महाकाव्य शिल्पदिकारम किसने लिखा है? महाकाव्य शिल्पदिकारम है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये अपने को बताना है। बताइए। मुझे नहीं लगता कि 10% स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन याद होगा। 10% स्टूडेंट भी। आज पता चल रहा है ना, अच्छे से मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस? ठीक है, कमेंट में जरूर बताना क्वेश्चंस कैसे लगे, लेवल क्या रहा, स्कोर क्या रहा, सब कुछ। ठीक है, मुझे आपके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कितनी आपकी तैयारी है, फिर उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। ठीक है, सॉरी, इजी की तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? इलांगो अधिगल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप डिटेल से देख सकते हो, ये तमिल संगम लिटरेचर है, तमिल भाषा का है। ठीक है, तभी आप सोच रहे थे कि ये कैसा नाम है, पता चल गया ना क्यों है, क्योंकि तमिल का है। चलो, द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स, सॉरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की रचना किसके द्वारा की गई है? बताओ। पुस्तक एग्जाम्स में आती हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है क्वेश्चंस, तो बताओ क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हो जाएंगे? यहां पर हो जाएगा अरुंधति रॉय। कौन हो जाएगा? अरुंधति रॉय जी हो जाएंगे। ठीक है, और इनको बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में, ये भी याद रख लेना अगर एग्जाम्स में आए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉर एंड पीस किसने लिखी है? वॉर एंड पीस बहुत अच्छा है, वॉर एंड पीस इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी। वॉर एंड पीस, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भाई लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय गांधी जी हैं, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो उन्होंने भी ये बुक पढ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बुक से ही जाना था सब कुछ, तो लियो टोल्स्टॉय हो जाए। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर मेरे फेवरेट राष्ट्रपति भी रहे हैं, मेरे देश के प्यारे, बहुत प्यारे और बहुत सम्मानीय व्यक्ति भी रहे हैं। ठीक है, और मुस्लिम धर्म से रहे हैं, इतना भी मैं आपको बता देता हूं, जिनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलो, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के मिसाइल मैन के नाम से। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना वो, तो इसका आंसर तो सभी को पता है, भारत के मिसाइल मैन। अरे सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? तो आंसर आ जाना चाहिए सभी का। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? बछेंद्री पाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बछेंद्री पाल। कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया था? 1984 में। कब किया था? 1984 में। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन हो जाएंगी? संतोष यादव जी हो जाएंगी। और ये विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 2 बार चढ़ाई की थी। इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको? उस दिव्यांग, ठीक है, क्योंकि अब अपंग नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं। दिव्यांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, वो हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साहब का, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन, सॉरी हाँ सही है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेवा की स्थापना किसने की है? सेवा की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। बताओ, सेवा की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? बताओ बताओ। ठीक है, बताओ सेवा की स्थापना। तो आंसर आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर का भी है, आप इसको कैसे भी मान लो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इला भट्ट। ठीक है, इला भट्ट हो जाएगा, इला भट्ट, क्योंकि चर्चा में रहता है। जो चीज चर्चा में रहती है ना, जो करंट में चलती रहती है, उसी को करंट अफेयर बोला जाता है। आप ये मत सोचो कि करंट अफेयर सिर्फ 2025 की आएगी, 2024 की आएगी। अभी देखो एक क्वेश्चन हमने 2032 वाला पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि वो चर्चा में रहता है। और इससे पहले 2022 का, 23 का, 18 का क्वेश्चन भी चर्चा में रहता है। तो जो चर्चित होती है ना, उसी को करंट अफेयर बोला जाता है, करंट। अभी देखो भारत पाकिस्तान चर्चा में है, तो हमारे देश पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है उससे पूछा जा सकता है। पड़ोसी देश है क्या? अरे अपनी औलाद है। ठीक है, चलो ठीक है, औलाद, चलो चलो छोड़ो, गंदी औलाद। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय, बताओ भाई। अगर ये पूछा जाए कि सत्यजीत रे पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो फिल्मों के लिए दिया जाता है। तो ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? भानु अथैया हो जाएगा। भानु अथैया जी हैं, ये ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे। इन्होंने कौन सी मूवी के लिए जीता था? तो इन्होंने गांधी मूवी के लिए जो पुरस्कार जीता था। ठीक है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे, गांधी मूवी के लिए जीतने वाले भानु अथैया जी हो जाएंगे। और इन्होंने कब जीता था ये भी पूछा जा सकता है, तो 1983 में। ठीक है, 1983 में। तो यहां पर भाई अपने एक क्वेश्चन हट चुका है, तो 59 ही क्वेश्चन है। तो 59 में आपका क्या स्कोर रहा है वो कमेंट करके बताना। और जिसने ये साइंस की क्लास नहीं देगी, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, साइंस के 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनको जरूर पढ़ा करो। ठीक है, साइंस में अगर 15 में से आपने स्कोर नहीं किया, तो मैथ, जीके, रीजनिंग कुछ भी मैं आपको पढ़ा लूं, कितना भी पढ़ा लूं, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए साइंस की स्पेशल क्लास करवा रहा हूं, तो इसको जरूर पढ़ा करो। इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 59 में आपका क्या स्कोर रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास कैसी लगी, टेस्ट कैसा लगा, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और लाइक तो आप कर ही दोगे। तो फिर और कुछ बच गया क्या? हाँ, बच गया है कि कल मिलते हैं डेली सुबह 9 बजे, आपके लिए यहां पर क्लास आती है डेली सुबह 9 बजे। और 8 बजे वाली क्लास 2-4 दिन के लिए रोकी गई है, क्योंकि उसमें कुछ अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, छोटी है ना, उसको बड़ी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।